हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आज का जो हम सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी आपके माइंड में डाउट ना रहे। आइए आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बात की जा रही है यहाँ पे कुथिरन टनल। कुथिरन टनल जो है अभी रिसेंटली ही यूनियन मिनिस्टर जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं जो जिसके अंडर है, नितिन गडकरी जी के अंडर, उनके द्वारा ये ओपन इंस्ट्रक्शन जो है यानी कि इसका जो काम वगैरह है वो शुरू कर दिया गया है। कुथरन जो टनल है केरला में। ओके, ये फर्स्ट रोड टनल है स्टेट की जो ड्रास्टिकली इम्प्रूव और कनेक्टिविटी बढ़ाएगी तमिलनाडु से कर्नाटका तक। ठीक है, तो तमिलनाडु से कर्नाटका तक जो कनेक्टिविटी बढ़ाने का ये काम करेगी। 1.6 किलोमीटर ये लॉन्ग टनल है, इसकी जो लेंथ है, और ये डिज़ाइन की गई है थ्रू पैची विजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके थ्रू ये होके जाएगी। ठीक है, रोड जो है ये इम्प्रूव करेगी कनेक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, स्पेशली जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में है, विदाउट एंडेंजरिंग जो वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ जो एरिया है उससे क्या रहेगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुथीरान जो टनल है, ये याद रखिए कहाँ पे अभी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, ये केरला में। ठीक है, केरला जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो तमिलनाडु और कर्नाटका में भी जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ाने का काम करेगी। तो तमिलनाडु, कर्नाटका और यहाँ पे लक्षद्वीप, अरेबियन सी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था, तो अभी आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? नोएडा, गौतम बुद्धा नगर में। तो इसकी बात क्या हो रही है अभी, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है, इसको सेटअप किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूट जो है ये सेटअप किया जाएगा, डीम्ड जो यूनिवर्सिटी रहेगी इंटीग्रेटेड, यानी कि इसके अंडर कौन कौन सी आएगी यूनिवर्सिटीज़, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी इसको बोला जाता है। स्कूल ऑफ आर्चिवल स्टडीज़ अंडर नेशनल अचीव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी जो लखनऊ में है, ये भी इसके अंडर रखी जाएगी। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी एंड अकेडमिक विंग ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स न्यू दिल्ली। ओके, तो ये सारी जितने भी इंस्टीट्यूट है इसके अंडर रखे जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑफरिंग की अगर बात करें तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन, जो नॉलेज है, रिसर्च कैसे करनी है, कैसे चीज़ों को डेवलपमेंट करना है, प्रचार करना चीज़ों का कि इसके बारे में, हेरिटेज के बारे में नॉलेज जो है उसको ग्रहण करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा इसके चलते। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो हेरिटेज है ये कहाँ पे अभी बनने जा रहा है, ये है नोएडा बुद्धानगर। ठीक है, नेक्स्ट है किसान साथी। इसको भी पहले मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अभी फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसको। किसान साथी जो है ये ऐप है, ये फार्मर को क्या करेगा, फार्मर्स की हेल्प करेगा कि उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा उसी टाइम, राइट टाइम पे। उनकी जो लैंग्वेज है उनकी ही लैंग्वेज में, चाहे वो पंजाबी हो, उड़ीसी हो। ठीक है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है नेमली, जिसका नाम है किसान साथी, याद रखिएगा। ये जो लॉन्च किया गया है, ज्वाइंटली मिलके लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों मिनिस्ट्रीज किसके अंडर है बताइएगा मेरे को, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम क्या है कि फार्मर्स को इंटरेक्ट करना, पर्सनल जो एडवाइजरी है यानी कि एडवाइस देने का काम करना, और एग्रीकल्चर के बेसिस पे। ठीक है, तो एरियाज जो है डायरेक्टली जो रहेंगे फ्रॉम रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट, वहाँ पे उनकी एडवाइस ली जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र जो है यहाँ पे क्या अवेलेबल रहेगा। तो आई होप आपको इतना पता होना चाहिए कि जो किसान साथी है वो रिलेटेड किससे है। ये डिजिटल ऐप है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा किसान को। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट जो एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में ये बात करती है, स्पेशली एग्रीकल्चर में। तो प्रेसिडेंट जो है इसके वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। डायरेक्टर कौन है? त्रिलोचन मोहपात्रा। तो मोटो क्या है? एग्री सर्च विद ह्यूमन टच।
फाउंड इसको कब किया गया, काफ़ी पुरानी है, 1929 में। तो याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसके डायरेक्टर कौन है, फाउंड कब किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैनुअल स्क्वेंजिंग की बात हो रही है। मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होता है, जो गटर साफ किया जाता है जिन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो जिन लोगों के द्वारा ये किया जाता है, तो पास्ट में कई बार डेथ भी देखने को मिली लोगों की, तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रहती हैं जिनके कारण इनकी डेथ हो जाती है। रिसेंटली ही अभी सेंटर के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि पिछले 5 सालों से कोई भी मैनुअल स्क्वेंजिंग की कोई डेथ से रिलेटेड कोई केस नहीं आया है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी इशू देखने को मिला है कि पिछले पास्ट ईयर में ही अभी कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिले कि जिसमें लोगों की डेथ हुई, स्पेशली जो मैनुअल स्क्वेंजिंग की। तो ये जो डाटा है ये क्लियर नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा इशू देखने को मिल रहा है पार्लियामेंट में। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखें नेशनल कन्वीर ऑफ सफाई कर्मचारी आंदोलन के अकॉर्डिंग देखें तो 472, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, चलो, 472 मैनुअल स्क्वेंजिंग डेथ देखने को मिली अक्रॉस कंट्री में। ये रिकॉर्ड की गई बिटवीन 2016 2020 के बिटवीन। अभी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, साफ यहाँ पे मेंशन है, जो डाटा है नेशनल कॉन्वीनर ऑफ द सफाई कर्मचारी आंदोलन, इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2016 से 2020 के बीच 472 मैनुअल स्क्वेंजिंग के चलते लोगों की डेथ हुई है। तो कैसे कह सकते हैं कि कैसे क्लेम कर सकते हैं कि पिछले 5 सालों से कोई डेथ नहीं देखने को मिली। तो ऐसा देख लो, चीज़ें जो हैं वो अभी जो डाटा है वो सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। तो 26 जो है 2021 में, यानी कि अभी अभी तक समय में 26 लोगों की डेथ हो चुकी है 2001 ईयर की अगर बात करें प्रेजेंट में। सफाई कर्मचारी आंदोलन जो मूवमेंट है ये स्पेशली किसके लिए है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग को सोसाइटी से ख़त्म करना, इससे रिलेटेड मशीन्स वगैरह लेके आ सकते हैं। जैसे यूएसए में क्या प्रोविजंस हैं कि लोग जो है, कोई पर्सन, स्पेशली कोई पर्सन नहीं जाएगा यहाँ पे सफाई करने के लिए, मशीन के द्वारा यहाँ पे सफाई की जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोविजंस ला सकते हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल कर सकते हैं। और आर्टिकल 21 भी हमारे संविधान का कहता है, गारंटी देता है राइट टू लाइफ की, ठीक है। तो लोगों की डिग्निटी के बारे में ये बात करता है। ये जो राइट है यानी कि आर्टिकल 21 जो है ये सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी। रीज़न क्या है इसके, जैसे रीज़न फॉर दी प्रिवेलेंस की अगर हम बात करें तो इन डिफरेंट एटीट्यूड देखने को मिलता है। वो क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं कि आउट स्कोरिंग चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड सोशल इश्यूज स्पेशली देखने को मिलता है रिलेटेड टू कास्ट, क्लास, ठीक है, इनकम डिवाइड, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये सोशल इशू हैं, उसके बेस पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कभी आपने देखा है कि कोई जैसे कोई वो अच्छी कास्ट का हो तो वो ऐसे काम कर रहा हो मैनुअल स्क्वेंजिंग के, ठीक है। तो हमेशा ये जो सोशल इशू है ये कास्ट बेस या फिर क्लास के बेस पे, इनकम के बेस पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में 2021 में ही 8 लोगों की डेथ हुई रिलेटेड टू मैनुअल स्क्वेंजिंग, ठीक है। 1993 की बात करें, इंडिया में बैन किया गया कि एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों की, स्पेशली जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 के तहत यहाँ पे लोगों को बैन किया जाएगा 1993 एक्ट के तहत। स्टेप जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जो बिल हैं ये याद रखिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 लाया गया। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लाया गया। सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज जो है अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान ऐप भी इनोग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया। 2014 की अगर बात करें, सुप्रीम के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया स्पेशली गवर्नमेंट के लिए कि आइडेंटिफाई किया जाए जितने भी लोगों की डेथ हुई है रिलेटेड टू सीवेज जो वर्कर हैं सिंस 1993 से, उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा 10 लाख ईच कंपनसेशन दिया जाएगा उनकी फैमिलीज़ को। तो ये 2014 में ऐसा देखने को मिला जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये डाटा जो है, जो बोला गया अभी कि 5 साल में कोई भी ऐसा केस देखने को नहीं मिला, आपके सामने ये डाटा है, ठीक है। कर्नाटका में भी 8
8 लोगों की जान गई 2021 में। तो जो बिल हैं, एक्ट हैं, ठीक है, जो ऐप वगैरह जो लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये चीज़ें सारी हैं, वो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप खंजर। तो इंडियन नेवल शिप खंजर जो है ये न्यूज़ में क्यों है अभी? ये फर्स्ट इंडियन नेवी शिप बनी है जिसको हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर उड़ीसा में इसको हेरिटेज कोस्टल पोर्ट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। 2 डे विजिट जो है कंक्लूड की गई 2 अगस्त 2021, ऑर्गेनाइज करवाया गया यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो 75th एनिवर्सरी जो है हम अपनी आज़ादी की सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 2022 में, ठीक है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। गोपालपुर जो है ये कोस्टल टाउन है और नोटिफाई किया गया है ये एरिया ऑफ काउंसिल ऑन बे ऑफ बंगाल कोस्ट जो है गंजम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, सदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, ओके। ड्यूरिंग एंशियंट टाइम की भी अगर हम बात करें तो गोपालपुर जो है ये सर्व करता था, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था इसके द्वारा, स्पोर्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे फेरर्स ऑफ एंशियंट कलिंगा, यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह होता था इन अदर कंट्रीज़ के साथ एंशियंट टाइम में यहाँ पे देखने को मिला। आइडेंटिफाई किया गया इसको साइट मंसूर कोटा जो लोकेटेड है नियर गोपालपुर। तो ये कहाँ पे है, ऋषिकुल्या रिवर याद रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो एरिया है देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऋषिकुल्या जो रिवर है ये उड़ीसा में देखने को मिलती है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की भी अगर अब बात करें तो मिलिट्री के द्वारा मिलिट्री पोर्ट जो है, इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोर्ट ये था उस टाइम, ठीक है। सोल्जर जो थे वो यूज़ करते थे जर्नी इंडिया से बर्मा जो म्यांमार तक, ठीक है। अब म्यांमार की बात आई गई है तो म्यांमार के बारे में भी हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। म्यांमार जो आर्मी चीफ है उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं अब म्यांमार के, ठीक है। तो इलेक्शन जो है वो होल्ड किए जाएंगे 2023 में। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ म्यांमार जो है रिफॉर्म लाया गया है, बोला गया इसको एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, जो हेड की जाएगी चीफ ऑफ म्यांमार जो है मिलिट्री सीनियर जनरल मिन मिन ओंग हेलेंग, जो अभी अपने आप को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया है म्यांमार का, ठीक है। जनरल जो है ये जिनका नाम है मिन योंग हेलेंग, इनके द्वारा जो पावर है म्यांमार की, जो पावर है इनके हाथ में आ गई है अभी, ठीक है। तो जो रिमूविंग द गवर्नमेंट हेडेड बाय स्टेट काउंसलर ऑन्ग सैंग सुई की, इनके द्वारा मिलिट्री यहाँ पे रूल चलाया गया, और जो पहले स्टेट काउंसलर थी ऑन्ग सैंग सू कई जो थी, ठीक है, तो इनको जेल में भी डाला गया। तो इनको अभी कुछ समय पहले इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, बताइएगा कौन से ईयर में मिला, ठीक है। तो 1 फेब को इनको क्या किया गया, न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है वो देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री रूल यहाँ पे लग गया। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल जो है परफॉर्मिंग जो कर रही थी अपनी ड्यूटीज़, ठीक है, तो वो सारी यहाँ पे देखने को मिली म्यांमार में। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार ये हमारी इंडिया है, यहाँ पे म्यांमार देखने को मिलेगा, हमारा पड़ोसी देश है ये, ठीक है। म्यांमार की जो कैपिटल है, म्यांमार को बुरमा भी बोला जाता है, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल नाए पाई तोय है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन, अंडमान सी यहाँ पे है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड, इस एरिया में आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड मोस्ट एंडेंजर टर्टल। तो वर्ल्ड का मोस्ट एंडेंजर टर्टल जिसका नाम क्या है, स्विन होइस सॉफ्ट शेल टर्टल, ठीक है, याद रखिएगा ये। रिसेंट ईयर्स के चलते काफ़ी एफर्ट्स लगा के कंजर्वेशनलिस्ट के द्वारा इसकी लाइफ को बचाया गया है, जो वर्ल्ड मोस्ट एंडेंजर टर्टल है, ठीक है। तो एनिमल जो है इसको हुएन केम टर्टल और जैंगटी सॉफ्ट शेल टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। वियतनाम में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, एज अ भगवान की तरह इसको पूजा जाता है, ठीक है, वियतनाम में, ओके। ये एनिमल जो है वियतनाम में ग्रेट कल्चर सिग्निफिकेंस ये प्राप्त करता है लोगों का, ठीक है, उनकी काफ़ी श्रद्धा है इस एनिमल में। वियतनाम के जो हिनोई रेवेडी दिस कल्चर एज अ लिविंग गॉड, साइंटिफिक नाम जो है इसका वो है रेफेटस स्विन होई। ये जो टर्टल्स हैं ये ग्रे विद लाइट ग्रे और येलो स्पॉट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस कलर का है, ग्रे विद लाइट ग्रे कलर का। सम जो रिसर्चर का मानना है
इम्पोर्टेंस है इसका सी फ्लोर बायोसिस्टम को लेके। नेचुरल हैबिटेट अगर देखें तो ये वेटलैंड और लार्ज लेक में ये पाया जाता है। नेटिव यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है चाइना और वियतनाम में पाया जाता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। सिटीज़ की अपेंडिक्स सेकंड की कैटेगरी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है गवर्नर्स कैन पार्डन प्रिजनर्स। गवर्नर्स को पावर दी गई है कि वो जो प्रिजनर्स हैं जो 14 ईयर्स तक जेल में पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है, तो गवर्नर्स के हाथ पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उनको 14 ईयर्स तक अगर कोई पर्सन जेल में पड़ा है तो उसको पार्डन यानी कि माफ़ी दे सकते हैं गवर्नर्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 अगस्त को ये बोला गया कि गवर्नर जो रहेंगे कोई भी स्टेट के, तो उनके पास पार्डन जो प्रिजनर्स हैं इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस केसेस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि ये माफ़ी दे सकते हैं किसी भी केस में अगर 14 ईयर्स तक वो जेल में पड़े हैं प्रिजनर्स। तो गवर्नर जो है उनके पास जो पार्डन की जो पावर है, पार्डन दी प्रिजनर्स इवन बिफोर दे हैव कम्प्लीटेड, ठीक है, वो मिनिमम जो एज है 14 ईयर्स तक जो वहाँ पे जेल में पड़े हैं तो उनको माफ़ी दे सकते हैं, ठीक है। गवर्नर्स के पास जो पावर है रिलेटेड टू पार्डन ये ओवरराइड करती है जो प्रोविजंस रखे गए हैं अंडर सेक्शन 433A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ये हैं, आर्टिकल 72 रिलेटेड टू प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट पार्डन जो माफ़ी जो दे सकते हैं, ठीक है। गवर्नर के पास जो पावर है अंडर आर्टिकल 161 रिलेटेड टू पार्डन, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल्स याद रखिएगा, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, ओके। नेक्स्ट है लोकायुक्त इन मुंबई। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल और लोकायुक्त में डिफरेंस क्या है। लोकपाल जो हैं उसको बोलते हैं जनता का रखवाला, सेंटर लेवल पे देखने को मिलता है। ये करप्शन से रिलेटेड जो जो चीज़ें हो रही हैं पब्लिक ऑफिस में उसकी निगरानी रखते हैं। जैसे लोकपाल है, लोकपाल, ठीक है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई, ठीक है, तो ये क्या करते हैं करप्शन अगर कहीं पे हो रहा है तो निगरानी रखने का काम करते हैं, ठीक है। लोकपाल जो है वो सेंटर लेवल पे है और लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल पे है। अभी हाल ही में ही महाराष्ट्र गवर्नर के द्वारा, जिनका नाम है भगत सिंह खुशियारी, नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र के गवर्नर, इनके द्वारा अभी अपॉइंट किया गया है जो रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस वी एम कन्नड़, ठीक है, कन्नड़े। तो इनको अभी न्यू लोकायुक्त जो है महाराष्ट्र का नियुक्त किया गया है। एडवाइस किसकी ली गई है, चीफ मिनिस्टर जो उद्धव ठाकरे हैं उनके एडवाइस से इनको अपॉइंट किया गया है। महाराष्ट्र में जो है ऑलमोस्ट अगर देखें तो 1 ईयर तक कोई भी लोकायुक्त नहीं थे, ठीक है, 2020 से। तो अभी जो है लोकायुक्त को जो लोकायुक्त जिनका नाम है वी एम कन्नड़े, इनको अपॉइंट किया गया है। पहले जो थे एम एल थलाइयानी, ठीक है, इनकी टर्म जो थी 2020 में कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद अभी ये न्यू बने हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें लोकपाल की, लोकपाल बिल की हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1963 में आइडिया जो है, लोकपाल को क्या बोला जाता है, ओम्बुड्समैन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 1963 में जो आइडिया दिया गया था, फर्स्ट जो पार्लियामेंट में ये मुद्दा रखा गया था, जो बजट था 1963 का, ठीक है, तो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा ये पॉइंट रखा गया था। 1966 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, एक सेंटर में होनी चाहिए और एक स्टेट लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। जो कंप्लेंट्स वगैरह देखे अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज की, पब्लिक ऑफिस में अच्छी तरह से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, करप्शन जो है उस करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली कब, 1966 में, ओके। फिर 1968 की अगर बात करें तो लोकपाल बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, पर वो पास नहीं हुआ, ठीक है। 8 अटेम्प्ट्स देखने को मिले। उसके बाद 2011 में अन्ना हजारे का जो आंदोलन देखने को मिला, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये बिल पास किया गया। 2002 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूट की गई एक रिव्यू कमीशन, ये याद रखिएगा, जो हेड की गई एन वेंकट चलैया के द्वारा। इनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि अपॉइंट किया जाए लोकपाल सेंटर लेवल पे और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे, और इनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको क्या करेंगे, इनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। 2005 में सेकेंड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि लोकपाल जो है अभी क्या है डिले चल रहा है, इसको अभी क्या किया जाए, इसकी अपॉइंटमेंट की जाए। 2013 में लोकपाल एक्ट आया,
ठीक है। लोकपाल एक्ट 2013 का ये पास किया गया पार्लियामेंट में। 2016 में लोकसभा के द्वारा एग्री किया गया, यानी कि लोकसभा से जो है वो लोकसभा के द्वारा अमेंड किया गया 2013 के एक्ट में। तो काफ़ी टाइम बाद 2017 में क्या हुआ, यहाँ पे लोकपाल जो है अपॉइंट किए गए। आज के टाइम में लोकपाल कौन है हमारे इंडिया के, ठीक है, ये बताइएगा मेरे को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। तो 2013 का एक्ट याद रखिएगा, उससे ही रिलेटेड अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। तो 6 ईयर के बाद जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो आया था 2013, उसके 6 साल बाद जो है ओम्बुड्समैन यानी कि जो लोकपाल हैं उनको अपॉइंट किया गया था। फर्स्ट चेयरपर्सन और मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए 2019 में। तो उसके बाद जो कंप्लेंट्स देखने को मिली 1065 कंप्लेंट्स जो है वो सेंड की गई लोकपाल को, ठीक है। स्क्रूटनी की गई कंप्लेंट्स की, देखा गया चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकपाल जो है ये फर्स्ट जो कौन सी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था, स्वीडन। लोकपाल को ओम्बुड्समैन भी बोला जाता है, स्वीडन 1809 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एआरसी रिकमेंडेशन जो है, ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत 16 जनवरी 2014 में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। स्ट्रेंथ जो रहती है, एक चेयरपर्सन रहते हैं, ठीक है, और 8 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। 50% जुडिशरी यहाँ पे काम करती है, 50% SC ST OBC और माइनॉरिटी प्लस वुमेन्स यहाँ पे क्या रहती है, इनकी स्ट्रेंथ रहती है, इनकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है पद्म पद्म सचदेव। पद्म श्री अवॉर्डी हैं, रह चुकी हैं ये, ठीक है। तो ऑथर पद्म सचदेव ये फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट जिन्होंने डोगरी लैंग्वेज में बुक्स वगैरह लिखी, नॉवेल्स वगैरह लिखे, ठीक है। तो इनकी हाल ही में ही डेथ हुई। तो इनको पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जो कंट्री का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2001 में इनको मिल चुका है। और सिविलियन अवार्ड अगर बात करें 2001 के साथ साथ इनको कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है फॉर इनकी जो पोइट्री थी 2007 और 8 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इनके द्वारा काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई डोगरी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। इनकी कलेक्शन जो है स्पेशली जो मेरी कविता मेरे गीत, तो इस कविता को यानी कि इस बुक को, इनकी कलेक्शन को अवार्ड मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में। इम्पॉर्टेंट है, इनकी बुक याद रखिएगा, मेरी कविता मेरे गीत किसकी है, पद्म सचदेव जी की, ठीक है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 1971 में। ओके, अगर हम बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न है। ये फ्रंट साइड है भारत रत्न की और ये बैक साइड आप देख सकते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जो इंडियन ऑनर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री अवार्ड्स भी हम देख लेते हैं, जिसमें परमवीर चक्र जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की अगर हम बात करें तो उसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और कौन सा है, शौर्य चक्र। ओके, तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड, साथ ही साथ ये है आपका ध्यानचंद अवार्ड और सीके नेटूल बुल अवार्ड, आई थिंक ये, ठीक है, सीके है, सीके अवार्ड आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है लिटरेचर अवार्ड में अगर देखें तो इसमें है ज्ञानपीठ अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ठीक है। तो ये अवार्ड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इंडिया के द्वारा विन किया गया है हॉकी में मेंस जो टीम है, तो ब्रोंज मेडल हम लोगों के हाथ आया है, ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद यानी कि 41 ईयर्स के बाद हमें जो है ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंडियन जो मेंस हॉकी टीम है, तो डिफीट किसको किया है, जर्मनी को किया है। तो इंडिया के द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया है मेंस हॉकी टीम के द्वारा जर्मनी को हरा के, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।